नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूजिक। म्यूजिक को देखिए, अगर इतिहास में हम टटोलने की कोशिश करें, इसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करें, तो जो हमारे वैदिक इरा के जो 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में से जो सामवेद है वहां पे हम म्यूजिक को ट्रेस कर सकते हैं। इवन जो सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, वहां से भी हम म्यूजिक को ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नारदा हैं, नारद जो हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान के मैसेज को सुना था। और जो सबसे फर्स्ट म्यूजिशियन है वो है तुमरू। तुमरू हमारे सबसे फर्स्ट म्यूजिशियन हैं और नारद ने सबसे पहले भगवान के मैसेज को सुना था। उसके बाद में देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी सभी जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं वो साउंड से हुई हैं, ओम शब्द से हुई हैं, साउंड से हुई हैं। और इसके अलावा पुराने समय में आपने देखा हो कि जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे और आहुति जो दी जाती थी वो भी मंत्रों के उच्चारण करके दी जाती थी। यज्ञ में आपने देखा होगा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इतिहास में भी। और इवन जो साइंस ऑफ म्यूजिक है उसको कहा जाता है गंधर्व वेदा। जो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेदा, उसको एक प्रकार से साइंस ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। भारता मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था वहां पे भी म्यूजिक के ऊपर में काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था। नाट्य शास्त्र लिखा गया था भारत मुनि के द्वारा। और इस नाट्य शास्त्र जो कि भारत मुनि के द्वारा लिखा गया था वहां पे भी म्यूजिक पे काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं। अब देखिए, पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कौन कौन से हैं। देखिए, मुख्यतः 3 पिलर्स हैं इंडियन म्यूजिक के। सबसे पहले है स्वर, पहला पिलर है इंडियन म्यूजिक का। दूसरा है राग और तीसरा है ताल। समझ गए? ये 3 पिलर्स हैं इंडियन म्यूजिक के। तो स्वर में सबसे पहले क्या आता है, ये देखिए। स्वर तो ये सारे जो हैं, स्वर का मतलब होता है टोन या फिर पिच। 7 स्वर्स का जिक्र है हमारे इंडियन म्यूजिक सिस्टम में। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर्स हैं। सबका अलग अलग मतलब है। सा का मतलब होता है सजदा, 6 बोन और एनिमल मोर इनसे जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इतना ज़्यादा डीप में यूपीएससी नहीं पूछेगी कि जैसे कि स्वर जो है रे, उसमें कौन सा एनिमल जुड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा 7 स्वर्स हैं और सबका अलग अलग मतलब है। सा का मतलब सजदा और रे का मतलब रिस्बा और गा का मतलब गंधरा और मध्यम, पा का मतलब पंचमा। और इस प्रकार से आप देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 7 स्वर हैं। आगे क्या है, 7 स्वर के बाद में देखिए राग क्या होता है। जब इन 7 स्वर्स को जो हमने अभी डिस्कस किए, 7 स्वर्स हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनको देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में जब गाया जाता है तो वो राग बन जाता है। तो ये राग को आप कह सकते हैं बेसिस ऑफ मिलोडी, यानी स्वर के कॉम्बिनेशन होता है राग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर्स आर कॉल्ड एज राग। सारे गामा पा धा नी, 7 को अलग अलग शब्द से आप कंबाइन करोगे, अलग अलग तरीकों से कंबाइन करोगे तो वो आपका राग बन जाएगा। और अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखिए, जब 5 स्वर्स का कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं ओडव राग। और जो 6 स्वर्स का कॉम्बिनेशन वो बनता है षडव राग। और 7 स्वर्स का कॉम्बिनेशन बनता है संपूर्ण राग। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में क्या आता है, देखिए जो राग होती है वो एक प्रकार से अलग अलग समय रहता है। मेरे लिए 12 राग होती हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है साउथ इंडिया में जो गाया जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे 72 राग होती है। और जो राग होती है हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से गाया जाता है, अलग अलग समय पे गाया जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे 6 राग से जिनको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। देखिए, जो हिंडोल राग है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनको सुबह सुबह गाया जाता है। और बसंत ऋतु में, यानी टाइम भी निर्धारित है और एक प्रकार से सीजन जो है, जिस सीजन में इसे गाया जाता है वो भी निर्धारित है। और किस लिए गाया जाता है, पर्पस क्या होता है, यंग कपल का एक प्रकार से लव को दर्शाने के लिए इसे गाया जाता है। दूसरी जो राग है दीपक, दीपक को गाया जाता है देखिए नाइट के दौरान में, रात्रि के दौरान में गाया जाता है, समर के सीजन में, गर्मियों के दौरान में। और भाव क्या है, कंपैशन, दया। आप देखिए कोई प्रॉपर एक प्रकार से सिनर्जी बना के इन सब चीज़ों को याद रख सकते हो। कैसे? अब मान लीजिए दीपक नाम का आपका कोई दोस्त है और रात को, गर्मी का सीजन है, रात को किसी को देख के उसको दया आ गई, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। भाई दीपक था और गर्मी के सीजन में रात को उसको दया आ गई थी इसलिए कोल्ड ड्रिंक पिला दी किसी को, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। वैसे ही अगला याद कर सकते हो, मेघा आफ्टरनून रेनी करेज। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, मेघा नाम की आपकी कोई दोस्त है, दोपहर का टाइम है और बहुत तेज बारिश आ गई, फिर भी मेघा ने करेज का सामना करते हुए अपना घर पहुंची या फिर जहां भी उनको पहुंचना था वहां वो पहुंच गई। इस प्रकार से आप कुछ एक प्रकार से सिमिट्री सी बना के आप याद कर सकते हो।
ऐसे ही श्री है, श्री इवनिंग के दौरान में गाया जाता है, सर्दियों के मौसम में इसे गाया जाता है। और ग्लैडनेस, श्री श्री रविशंकर जी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि सर्दियों का टाइम है, इवनिंग है, वो अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसको संबोधित कर रहे हैं, ग्लैडनेस अपनी दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें। आगे ये है मल्हान, ये मिडनाइट, विंटर, यूथफुल लव। और जो भैरवी है, मॉर्निंग, सुबह सुबह, और पीस और डिवोटेडनेस के लिए गाया जाता है। आगे हम चलते हैं, ताल क्या है। ताल तो देखिए एक बेसिस ऑफ रिदम है, इसमें बीट्स को साइक्लिक मैनर में गाया जाता है। बीट्स कोई भी हो सकती है, 3 से लेके 108 बीट्स के कॉम्बिनेशन को ताल कहते हैं। बीट्स कोई भी हो सकती है, कोई भी हम साउंड करते हैं, जैसे इवन देखिए आप, जैसे आप वो देख सकते हो, जब समुद्र की जो लहरें हैं वो भी एक ताल करती हैं, पहले आती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर जाती हैं, स्वर करती हैं, कुछ साउंड वो लाती हैं, तो ये ताल होता है। ताल का देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, देखिए ठक ठक ठा, ठक ठक ठा, ये 3 बीट्स हैं, ये ताल है, काइंड ऑफ एक रिदम क्रिएट हो रही है, ठक ठक ठा, बार बार मैं ये इसे रिपीट कर रहा हूं, यानी एक ताल हो रही है। जो सबसे फेमस है, देखिए काफी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन 3 ताल जो है वो काफी फेमस है, इसमें 16 बीट्स होती हैं। तो याद रखिएगा 3 ताल जो है काफी फेमस है और इसमें 16 बीट्स होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए काफ़ी सारे डिफरेंस हैं इनके बीच में, सारे के सारे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने डिस्कस करें तो ये देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। देखिए सबसे पहले इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वहाँ पे काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, अरब जो रीजन है वहाँ का, पर्शियन रीजन का, इवन अफगान रीजन का, इन सभी रीजन्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। लेकिन जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो अपने आप में एक प्रकार से इंडिजिनस है, घरेलू है, डोमेस्टिक रूप से ही बना है और कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता यहाँ पे, तो इंडिजिनस है कार्नेटिक म्यूजिक। अब दूसरे नंबर पर जो बात आती है फ्रीडम की, देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में काफ़ी फ्रीडम मिलती है, गायकार को, सिंगर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाती। और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देखिए इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, फोकस होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक पे, लेकिन वोकल चीज़ का ज़्यादा फोकस होता है, यानी गाने पे ज़्यादा फोकस होता है कार्नेटिक म्यूजिक में, और इंस्ट्रूमेंट्स पे कम फोकस होता है। उसके बाद में देखिए बात करें टाइप की, और टाइप की बात करें तो देखिए काफ़ी इमोशनल होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और जो ये कार्नेटिक म्यूजिक होता है वो इंटेलेक्चुअल से भरा होता है। तो ये अपने आप में क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में क्या आता है, देखिए घराने होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जैसे पटियाला घराना, लखनऊ घराना। जो घराना सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता कार्नेटिक म्यूजिक में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा राग, देखिए जो राग हैं 6 प्रिंसिपल राग्स हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर में, जो हमने अभी डिस्कस की थी, लेकिन 72 राग्स हैं कार्नेटिक म्यूजिक में। और इसके बाद में देखिए टाइम, यानी जो राग गाई जाती हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रॉपर टाइम और सीजन के हिसाब से गाई जाती हैं, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में साउथ इंडिया में जो राग गाई जाती हैं वो प्रॉपर टाइम और सीजन के हिसाब से नहीं गाई जाती। बस मेन तो यही है। देखिए बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तबला, सारंगी, सितार वो हैं, यहाँ पे वीणा और मृदुगम का ज़्यादा यूज़ है। इंस्ट्रूमेंट कम ही पूछते हैं कि म्यूजिक में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद में क्या आता है, देखिए उसके बाद में थोड़े हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के सब स्टाइल्स हैं, जैसे ध्रुपद। ध्रुपद देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक का सबसे पुराना और इवन सभी स्टाइल्स का मदर स्टाइल से कहा जाता है, ओल्डेस्ट स्टाइल है, और बाकी सभी हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो सब स्टाइल्स हैं उनका मदर कहा जाता है ध्रुपद को। और वैदिक ओरिजिन है, वैदिक ओरिजिन, वैदिक ईरा से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, और संस्कृत में ये गाया जाता था शुरू में, अभी तो दूसरी लैंग्वेजेस में इसे गाया जाता है। और ये देखिए सबसे पहले जो इसका इमर्जेंस हुआ वो टेम्पल से, मंदिरों से हुआ। टेम्पल से इसका मंदिर, यानी जो देवदासी थी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए ध्रुपद का गाते थे। उसके अलावा देखिए फिर राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, राजा मान सिंह, और मान सिंह तोमर उनका नाम था, उन्होंने इसे बहुत पॉपुलराइज किया था। फिर बाद में अकबर को भी श्रेय जाता है, अकबर ने भी इस स्टाइल को काफ़ी पॉपुलराइज किया हरिदास के थ्रू। हरिदास जो उनके दरबार में गाते थे उनके थ्रू अकबर ने इसे काफ़ी प्रमोट किया। इवन जो बैजू बारवा थे वो भी अकबर के ईरा में ही थे, और अकबर ने उन्हीं के थ्रू इसको प्रमोट किया जाता था। और देखिए ध्रुपद को एक प्रकार से सीरियस और जो सोबर कंपोजिशन दोनों में गाया जाता है। 2 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, एक है अलाप और दूसरा है बंदिश। अलाप जो होता है वो देखिए एक्सपोजिशन सेक्शन होता है, और इसमें काफ़ी फ्रीडम होती है, अपने आप से भी आप कुछ गा सकते हो। लेकिन बंदिश में जो कुछ फिक्स है आपको वही गाना पड़ता है, फिक्स कंपोजिशन रहता है बंदिश के दौरान में, और अलाप के दौरान में थोड़ा बहुत फ्रीडम आपके पास में रहता है। समझ गए?
बंदिश के दौरान में फिक्स कंपोजिशन रहता है। बस इसमें तो इतना ही है। देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है ख्याल म्यूजिक। वैसे इसके घरानाज भी हैं जो हमने अभी डिस्कस किया ध्रुपद के, लेकिन घराना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी डीप में हो जाएगा, वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ख्याल म्यूजिक में क्या है, ख्याल म्यूजिक में ख्याल का मतलब ही देखिए क्या है, आइडिया, आइडिया, थॉट, इमेजिनेशन, ये मतलब है ख्याल का, आइडिया, थॉट और इमेजिनेशन। देखिए ख्याल में क्या है, ये अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले याद रखिएगा, कई बार इंडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो ने कौन सा म्यूजिक स्टार्ट किया था, तो ख्याल म्यूजिक स्टार्ट किया था। और इसके अलावा देखिए इसमें भी काफ़ी फ्रीडम होती है, और स्पेशल फीचर्स इसका क्या है, तान का यूज़ होता है, तान म्यूजिक का इसमें यूज़ होता है, काफ़ी फ्रीडम इसमें होती है, जो सिंगर होते हैं अपने हिसाब से भी काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मेलोडी और रिदम दोनों पे फोकस किया जाता है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। बस यही है, काफ़ी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आगे क्या है, आगे देखिए धमार स्टाइल। धमार काइंड ऑफ देखिए ये ध्रुपद की तरह ही है, बस इसमें धमार ताल का यूज होता है ज़्यादातर, जो है वो ध्रुपद की तरह, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जो मदर है सभी सब स्टाइल्स का, उसी की तरह है, लेकिन इसमें धमार ताल का यूज होता है। और जो बीट्स होती हैं 14 बीट्स इसमें रहती हैं, लेकिन जो बीट्स होती हैं रेगुलर नहीं होती, 14 बीट्स का इसमें यूज होता है, वो काफ़ी इरेगुलर होती हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए इसकी जो थीम होती है वो लॉर्ड कृष्णा पर आधारित होती है, और होली फेस्टिवल से रिलेटेड इसकी थीम आमतौर पर रहती है, और लॉर्ड कृष्णा पर आधारित इनकी थीम रहती है। जो म्यूजिक कंटेंट जो होता है वो काफ़ी इरोटिक कंटेंट रहता है, और इसमें भी फ्रीडम होती है, फ्रीडम दी जाती है सिंगर को। फ्रीडम तो देखिए ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सभी में दी जाती है, जैसे ध्रुपद का जो पार्ट था बंदिश, उसमें नहीं है फ्रीडम, कार्नेटिक में नहीं है फ्रीडम, इस प्रकार से ज़्यादातर में है। और हिंदुस्तानी के सब स्टाइल्स हैं उनमें भी ज़्यादातर में है, ध्रुपद के एक पार्ट में नहीं है। आगे क्या है, आगे देखिए ठुमरी। ठुमरी की अगर बात करें तो देखिए ये मिक्स्ड रागस पर आधारित है। जो डिफरेंट राग हमने डिस्कस किए थे अभी, जैसे वो थे हमारी भैरवी राग, दीपक राग, उन सभी को कंबाइन करके मिक्स करके बनाया जाता है ये ठुमरी एक प्रकार से जो स्टाइल है। थीम रहती जो है, थीम काफ़ी एक प्रकार से लाइट रहती है, रिलीजियस और रोमांटिक रहती है, लाइट रिलीजियस और रोमांटिक थीम रहती है इसकी। और जो टेक्स्ट होता है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका, ठुमरी यानी जो गाया जा रहा है उसका टेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मीनिंगफुल टेक्स्ट होता है। फीमेल वॉइस में ज़्यादातर टाइम इसे गाया जाता है, लेकिन आजकल मेल वॉइस में भी इसे गाया जाता है, लेकिन जनरली इसे फीमेल वॉइस में ही गाया जाता है। दो टाइप्स की ठुमरी होती है, एक होती है पूर्वी ठुमरी और एक होती है एक प्रकार से पंजाबी ठुमरी। जो पूर्वी ठुमरी होती है वो काफ़ी स्लो रहती है, और जो पंजाबी ठुमरी है वो काफ़ी फास्ट रहती है। बस कुछ नहीं, कुछ सिनर्जी बना के याद रख लीजिए। और क्या है, पंजाबी ठुमरी फास्ट होती है, कुछ गाना से याद कर लीजिए, कुछ सॉन्ग से याद कर लीजिए, जैसे अंग्रेजी बीट वाला जो गाना है काइंड ऑफ। हमें तो देखिए क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी जो कुछ जिस सिमेट्री बना के हम याद कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। आगे क्या है, आगे है तराना। तराना की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो रिदम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो शब्द होते हैं मीनिंगलेस होते हैं, कुछ भी गा लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखिए आपको धूम पिचुक्कू, देखिए अब ये मीनिंगलेस है, कुछ भी इसका मतलब नहीं निकलता, लेकिन रिदम है इसमें। बार बार अगर मैं ऐसे गाऊंगा तो एक रिदम क्रिएट हो रही है, लेकिन मीनिंगलेस है, कुछ भी शब्द का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो ये होता है तराना। ये देखिए पहले इसको टेम्पल्स में गाया जाता था, अब तो देखिए वैसे काफ़ी जगह पे इसे गाया जाता है। शुरू में टेम्पल से इसका इमरजेंस हुआ था। और उसके बाद में है टप्पा स्टाइल, ये लास्ट स्टाइल है टप्पा स्टाइल। ये देखिए हमारे जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में जो कैमल को ड्राइव करते थे पुराने समय में, वो इसे गाते थे टप्पा को। क्विक फ्रेजेस का यूज होता है, काफ़ी सारे जो नोट्स हैं यानी जो स्वर्स हैं, नोट्स हैं, उनका काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज होता है इसमें। अब जो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, टप्पा को देखिए पंजाबी में लिखा तो जाता है, लेकिन पंजाबी में इसे गाया नहीं जाता। पंजाबी में लिखा जाता है लेकिन पंजाबी में गाया नहीं जाता। तो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, कहाँ पे ये गाया जाता है। ये गाया जाता है हमारे वेस्टर्न इंडिया में, और पंजाबी में लिखा जाता है लेकिन गाया नहीं जाता, और एक प्रकार से क्विक फ्रेजेस का यूज होता है। बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आजकल देखिए एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा नए गाने ज़्यादा चलने लगे हैं, तो ये इस तरह के जो हमारे धरोहर हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगी हैं, लुप्त होने लगी हैं। आगे देखिए थोड़े बहुत हमारे फोक्स म्यूजिक भी हैं, एक एक दो लाइन इन पे हैं, वो देख लेते हैं। देखिए पहला सबसे पहला है वानावन म्यूजिक। इसे कश्मीर में गाया जाता है, और इसकी जो शादी समारोह पे इसे गाया जाता है, जब भी कोई शादी होती है मैरिज, उसके मौके पे इसे गाया जाता है। अगला है पांडवानी म्यूजिक। ये छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। थीम जो होती है महाभारत पर आधारित इसकी थीम होती है। अला, अला देखिए ये मध्य प्रदेश में गाया जाता है,
और जो लोकल जो एक प्रकार से इनको हीरोज़ हैं उनकी स्मृति में उनकी तारीफ करने के लिए और उनके बलिदान को दर्शाने के लिए इसे गाया जाता है। अलाको मध्य प्रदेश में, पाई जो है उसे भी मध्य प्रदेश में गाया जाता है। और इसे तो देखिए रेनी सीजन्स में यानी बारिश के लिए गाया जाता है। जब भी मानसून की दरकरार रहती है तो मानसून लाने के लिए इसे गाया जाता है। मांड, मांड म्यूजिक को गाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में पुराने समय में रॉयल कोर्ट्स में, यानी जो राजा थे, राजा के दरबार में राजा को की तारीफ करने के लिए राजपूत रूलर्स थे, उनकी ग्लोरी के लिए इसे गाया जाता है मांड को राजस्थान में। अगला है पावनी हरी, यानी पानी, पावनी का मतलब पानी, पानी से है यहाँ पे। देखिए जब गांव में राजस्थान में पानी की जहाँ कमी रहती है तो एक प्रकार से कुएं के नज़दीक जब महिलाएं कपड़े धो रही होती हैं या फिर जो दूसरे काम कर रही होती है तब इस प्रकार के म्यूजिक को गाया जाता है पानी हरी, जिसे कह सकते हैं आप। डांडिया तो काफ़ी फेमस है, गुजरात में इसे गाया जाता है, खेला जाता है। ओवी, ओवी महाराष्ट्र का एक म्यूजिक है। इसमें जो महिलाएं होती हैं अपने हाउस होल्ड का वर्क यानी जो घरेलू घर का जो काम है जब वो कर रही होती हैं तब इसे वो गाती हैं ओवी को। अगला है पावड़ा। पावड़ा को देखिए इसे भी महाराष्ट्र में गाया जाता है। इसे जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा था ये जो लोकल जो एक प्रकार से हीरोज़ थे उनकी स्मृति में गाया जाता था, उसी प्रकार से ये पावड़ा जो है वो महाराष्ट्र में लोकल जो हीरोज़ हैं जैसे शिवाजी जो है उनकी ग्लोरी में गाया जाता है। और लावणी है वो भी मध्य प्रदेश में गाया जाता है। लावणी जो है वो एक प्रकार से जो तमाशा, जो ड्रामा हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र का एक ड्रामा था तमाशा, तमाशा के दौरान में लावणी म्यूजिक का यूज़ किया जाता है। कुछ और भी हैं जैसे भगवती, भगवती जो फेमस है कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। सोहर जो म्यूजिक है वो बिहार में इसका यूज़ होता है, चाइल्ड बर्थ के मौके पे इसका यूज़ होता है सोहर का। अगला है जिकिर। जिकिर अरुणाचल प्रदेश और असम में इसे गाया जाता है और एक प्रकार से इस्लाम की टीचिंग्स को समझाने के लिए इसका यूज़ होता है जिकिर का। जाजिंजा, जाजिंजा का यूज जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है। और जो मौका होता है मैरिज यानी शादी समारोह में इसे ज़्यादा यूज़ होता है जाजिंजा का। अगला है खोंजाम पर्व। खोंजाम पर्व का यूज़ होता है मणिपुर में बहुत ज़्यादा। और इवन जो देखिए बैटल्स लड़ी गई थी, काफ़ी फेमस बैटल लड़ी गई थी मणिपुरीज के बीच में और ब्रिटिश के बीच में 1891 की ये बात है। 1891 में एक युद्ध हुआ था मणिपुर के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। तो उस समय की लड़ाई को एक प्रकार से उसकी ग्लोरीफाई करने के लिए उसको और उस बैटल को बताने के लिए इस म्यूजिक का यूज होता है जिसका नाम है खोंजाम पर्व। तो ये सारे म्यूजिक हमने डिस्कस किए और इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।